आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर है, इन भाई साहब की तरह आप अपनी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं आज। बच्चे बहुत खुश हैं। बिटिया कह रही है पापा मैं तो आज चाउमीन खाऊंगी। बेटा कह रहा है पापा मैं तो आज आइयो अप्पा डोसा खाएगा। वाइफ कह रही है कि जो मेरे हस्बैंड खाएंगे मैं वही खा लूँगी। आप हैरान हो रहे हैं कि क्या बात, आज लड़ाई का मूड नहीं है इसका? क्या ये ठीक है? बुखार तो नहीं है इसे? एनीवेज, अब वो जो रेस्टोरेंट के वेटर हैं उन्होंने लाके आपके टेबल पे एक पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल रख दी आपसे बिना पूछे। आपने सोचा दी है भाई। बच्चों ने आते ही जब भी कोई पैक्ड आइटम दिखी खोली और एंजॉय करना स्टार्ट किया। लास्ट में बिल में वो पानी भी एडेड है जो आपने नहीं मांगा था। अब आप कहेंगे क्या रेस्टोरेंट में पानी तो पीना पड़ेगा, तो पैसे तो लगेंगे। अगर मैं कहूँ ये मिनरल वाटर भी आपको, आरओ का पानी भी फ्री मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या आप फ्री में ले सकते हैं या वो पेड सर्विस ही मिलेगी? अगर रेस्टोरेंट का मालिक ये मना करे तो क्या आप उसकी खाट खड़ी कर सकते हैं या पैसे देने ही पड़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये सारी मज़ेदार जानकारी आज इस वीडियो में। एक और रोचक हिस्सा आपके फंडामेंटल राइट्स का, क्या है आपके अधिकार। बने रहिए चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। जो लोग दोस्त नए हैं, मैं बता दूं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इस पे आएंगे। ये मज़ेदार इन्फॉर्मेशन वीडियो के हाफ तक या एंड तक मैं आपको दूंगा। ये लास्ट टाइम आपको होमवर्क क्वेश्चन पे छोड़ा था मैंने। क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट वाज 102। यस, दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन। जूम करते हैं इसे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? ए, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स, की लीगल राइट हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, या लीगल राइट किसी भी इंसान को अवेलेबल है, फॉरेनर भी हो सकता है उसमें, अकेले सिटीजन की बजाय। उसके बाद है सी, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, सिर्फ नागरिकों को ही अवेलेबल है जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। और डी, नीदर फंडामेंटल राइट नोर लीगल राइट, ये राइट टू प्रॉपर्टी किसी में भी नहीं आता। बी, ये लीगल राइट है, हर किसी को अवेलेबल है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि लीगल राइट कि आप फंडामेंटल राइट की तरह उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते ये कह के कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, मेरा मौलिक अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल राइट है मेरा। ये आप जैसे प्रॉपर्टी आपने परचेज करनी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। और एक दोस्तों ये बात बता दूं, जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड 2 दोनों को एक बार ज़रूर देख लें। 15-20 मिनट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने शॉर्ट में टू द पॉइंट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप शायद चैप्टर को और ज़्यादा मज़ेदार ढंग से पढ़ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है ये? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सी लीगल राइट, डी सोशल राइट। तो मैंने बताया था लीगल राइट। फिर से क्विकली बता दूं कि लीगल राइट क्या है। पहले फंडामेंटल राइट था, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और आर्टिकल 300A इंसर्ट किया गया भाग 12 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर रहे हैं अभी। टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? अभी मैंने बताया आपको, पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा है, पिछली वीडियोस में 6, 7, 8 बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं लगातार, उनको सब चीज़ें टिप्स पे हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सी, और देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 14 से 18 तक दिए गए हैं 5 आर्टिकल्स में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया है कि 16 में दिया गया है? आप बताएंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये राइट टू इक्वालिटी में नहीं आता, ये 23 और 24 में दिया गया है। 23 एंड 24 आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी
उसके बाद डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की आज़ादी है वो 25 से लेकर 28 आर्टिकल के बीच में दी गई है। राइट टू प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया कि लीगल राइट है, ये देखिए वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट्स। अरे भाई ये कम से कम 15 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है इसके एग्जाम में आने की। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। ये 6 फंडामेंटल राइट्स में जो नहीं आता, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आता, वो लीगल राइट है, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अरे भाई बस करो, दैट इज सी, राइट टू प्रॉपर्टी, यूपीपीसी 2002 में सी इज द आंसर। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब आर्टिकल 32, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट हो, उसका हनन हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जाके उसे लागू करवा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। राइट टू पीसफुल असेंबली, कि आप पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, बिना हथियारों के, बिना लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किए। डी, राइट टू फ्री मूवमेंट ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये जो सी और डी आपको याद होगा, 19(1) के जो सब क्लॉज थे A B C D E F, ये उसमें से हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 109, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। राइट ऑफ इक्वल शेल्टर, इक्वल शेल्टर मतलब सर पे छत बराबर की हो, सबके बराबर का घर हो। सो क्या ये फंडामेंटल राइट है। बी, राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार है जो। सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डी, राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का अधिकार। अब देखिए इक्वल शेल्टर बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि कैसे पॉसिबल है इतनी बड़ी आबादी में। ये तो आप शेल्टर हो सकता है छत पे कि हर एक इंसान को रहने के लिए ठंड, साफ़ सुथरी हवा, अच्छा पानी, ये सब आपको सुविधाएं मिले, बट बराबर की छत हो, इसका घर 200 स्क्वायर यार्ड का है, मेरा भी 200 का ही हो और गवर्नमेंट मुझे लेके दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से आप उसको एक्यूमुलेट करेंगे, आप उसे हासिल करेंगे, ये चीज़ है। ये राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, राइट टू लिबर्टी 19 से 22। ये याद कर लें, बार बार रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 110, द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से 5 आर्टिकल्स हैं वो। 14 से 18 अभी आपने पढ़ा ऊपर क्वेश्चन में। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स। कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट है जो भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है। राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, बिल्कुल है। राइट टू जेंडर इक्वलिटी की मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब बराबर हैं। सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये क्या है बताता हूँ आगे आपको। डी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भी आपका किसी प्रकार का शोषण ना हो, जो मैंने बताया 23 और 24 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आंसर आपने देखा ये स्क्रीन पे, सी इज द आंसर। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द राइट टू इन्फॉर्मेशन लाइज इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ये कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति बोलेंगी तभी जब आपको जानकारी मिलेगी। आपको जानकारी लेना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कटाक्ष करना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अथॉरिटी से, वो तभी पूछेंगे जब वो जानकारी मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल दूं कि क्या सड़कों के गड्ढे आपके इतने ज़्यादा हो रखे हैं एरिया में, आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट की हुई 1 महीना हो गया, तो वो अधिकारी से जब आपने बात की, वो कह रहे हैं समय लगेगा, तो आपने RTI लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक 100 रुपये की फीस भर के आप एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और हर एक वेबसाइट पे उसका पोर्टल भी गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो आप उसमें पूछ पाएंगे कि व्हाट इज़ द टाइम गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व अ कंप्लेंट बाय द अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने क्या वो टाइमलाइन दिया है, क्या विंडो है वो टाइम की जिसके अंदर वो कंप्लेंट रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो उनको रिटर्न में जवाब देना पड़ेगा विद द कॉपी ऑफ द रूल, कि क्या रूल कहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि येस 21 दिन का टाइम मैक्सिमम था, 30 हो चुके हैं, आप अभी भी टाइम मांग रहे हैं, और आप उस कंप्लेंट को हायर अथॉरिटी पे भेज पाएंगे और वो कंप्लेंट भाग के प्रायोरिटी पे सॉल्व होगी। ये चीज़ें हैं। अब इसको करने में अब लगेगा सर कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है। यकीन माने मैं पिछले करीब 13 से 14 साल से ये प्रोसेस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की ऐप थी CRAMAT, जो पंजाब में है, M सेवा करके ऐप है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स प्ले स्टोर में नहीं मिलती, आप उस पर जाके फ़ोटोज़ खींच के, कोई भी आपकी रोड ख़राब है, कुछ है, उसकी फ़ोटो खींचें, कंप्लेंट अपलोड करें। स्वच्छता करके ऐप है एक, हर एक जिस भी शहर में आप रहते हैं उसकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे स्वच्छता, ये
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उसमें कोई भी सीवरेज खुला है, मैन होल खुला हुआ है, सीवरेज का पानी रोड पे बह रहा है, गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, कहीं पे गंदा पानी खड़ा है, क्लोटिंग हो रखी है और मच्छर पैदा हो रहा है, आप फ़ोटो खींच के डालें, इमीजिएटली विद इन अ डे आपको कॉल आएगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो भी कर्मचारी होंगे उनकी कि सर आपकी कंप्लेंट थी, उसको रिजॉल्व करने आएंगे। उसके बाद वो फ़ोटो खींचेंगे उसकी कि पहले स्टेटस क्या था, अभी क्या है, कि पहले आपने कंप्लेंट डाली तब ये रोड ऐसी थी, अभी हमारे रिजॉल्व करने के बाद रोड ऐसी है। फिर आप नीचे उससे कंप्लेंट को, रेजोल्यूशन को, जो उन्होंने मसला हल किया है उस समाधान को आप एक्सेप्ट करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो आप कारण बताएंगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि अननेसेसरी ये जो मीम्स हैं, रील्स हैं, इनमें बस ट्रोल करना, इधर उधर की मतलब नॉनसेंस चीज़ों में इन्वॉल्व होना, जो चीज़ें गवर्नमेंट ने दी हैं हम कभी उसकी उसको यूज़ करने की पेन ही नहीं लेते। सिर्फ एक ब्लाइंड क्रिटिसिज्म। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ बायस होकर बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक गवर्नमेंट के अंदर कोई भी आए, चाहे अभी है चाहे पहले थी या उससे पहले थी, हर गवर्नमेंट के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। कुछ उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं या कुछ ठीक हैं। तो एटलीस्ट जो चीज़ें अच्छी हैं पहले हम उसे यूटिलाइज़ करें, उसके लिए अप्रिशिएट करें। जो चीज़ें बुरी हैं उसको एक सभ्य ढंग से, ठीक ढंग से उसको एस्केलेट करें और उसको अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। आप ब्लाइंडली, कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, यही है वो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी अगर एक वीडियो आई होती कि इस गवर्नमेंट ने क्या अच्छा काम किया। नितिन गडकरी साहब है जो ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स, हाईवेज इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। वो क्लियर कहते हैं कि आज तक किसी अधिकारी को, किसी कॉरपोरेट को, किसी बिल्डर को मेरे घर पे फाइल साइन करवाने नहीं आना पड़ा। नितिन गडकरी जी वो कहते हैं कि कोई ऑपोजिशन का बंदा जो मेरे काम से खुश नहीं है वो मेरे सामने बैठ जाए और मेरे साथ लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करे, या तो एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट मैं उनका हो जाऊंगा या वो मेरे हो जाएंगे। बिकॉज जब आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, आपका गोल क्लियर है, तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है। और आप देख रहे हैं कि भारत में जो नेशनल हाईवेज पूरा उनका जो नेटवर्क है, आप जब छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे बढ़ गया है ये हर इंसान जानता है और मानता है। बट स्टिल हम ब्लाइंडली क्रिटिसिज्म करेंगे। हो सकता है डेफिनेटली भी इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके जो मंत्री हैं, जिनके अंडर वो डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इट इज़ पॉसिबल। बट कोई फेमस यूट्यूबर बस आगे पीछे लेके, चाहे कोई मूवी आ जाए, धुरंधर मूवी का क्रिटिसिज्म, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो वो दिखता है कि दिस इज़ बायस्ड। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास इतना बड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी ऑडियंस है, तो देश के हित की तरफ जाएं, ना कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वैसे मैं कभी भी टॉपिक से हटके इतनी लंबी बातचीत नहीं करता हूँ, ये मुझे लगा कि आपसे रेलिवेंट है, शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगी काम की और आप उसे यूज़ कर पाएंगे। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अधिकार हैं जो सब लोगों को भारतीय संविधान में दिए गए हैं? राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून का बराबर प्रोटेक्शन, कि कानून सबके लिए बराबर है, हर जिस पे भी लागू हो रहा है। तो ये नहीं है कि मंत्री उस कानून को दबा देंगे, तब भी कानून की बराबर रक्षा की जाएगी, लॉ की, कि लॉ प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके पावर से, इन्फ्लुएंस से। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के अगेंस्ट जो राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सी। डी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। अब बताइए, ए इज़ द आंसर है इस क्वेश्चन का। यूपी पीसीएस का 2010 का क्वेश्चन था ये, एंड हेयर इट इज़। इस क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा वो मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा था आपके लिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इज गारंटेड बाय द आर्टिकल 14 विच इज गिवन टू द ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 15, 16, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये 14 के अंदर दी गई है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो किसी प्रकार का, 15 में दिया गया है कि धर्म, जाति और राइट जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन सब के आधार पे कोई भी आपके साथ भेदभाव ना हो किसी के साथ। 16 में दिया गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, ऑल सबके लिए बराबर के मौके हैं। और मैंने बताया था कि आरक्षण उसका एक पॉजिटिव हिस्सा है, कि कोई कमज़ोर वर्ग है समाज का तो उसको पुश करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो भेदभाव पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया गया है एक कमज़ोर वर्ग को उठाने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद चलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) एंड कल्चरल राइट्स
जो 29-30 में दिए गए हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही अवेलेबल हैं, मतलब फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ये फॉरेनर्स घूमने आ रहे हैं तो उनके लिए ये लॉ बराबर नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं अब हमारे उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जिसकी मैंने बात की थी। ये फ़ोटो देखिए, यहाँ पे भाई साहब एक फ़ोन कर रहे हैं, ताव में पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है ये, आप भी ऐसे इंप्रेस कर सकते हैं अपनी फैमिली को। ये 1915 क्या है, FSSAI, ये क्या है, किस इनको फ़ोन लगा के क्या मसला हल हो सकता है। जैसे आप भी कहते हैं तो रुक जरा मैं बताता है तेरे को अभी, है ना, आप पुलिस वाले को कभी बताते तो जानता नहीं है तेरे भाई को, ऐसे करके ताव ऊपर करके या फिर फ़ोन लगाते हैं, हाँ भाई ला बात कर, ठीक है। वो नेगेटिव चीज़ें हो गई कि आप रूल भी तोड़ रहे हैं। आप यहाँ रूल लागू करवाने के लिए बता सकते हैं कि रुक मैं तेरे को अभी फ़ोन करता है, अभी पता लगा आपकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और आप अपनी फियोंसे को कॉफ़ी पे लेके गए या डिनर पे लेके गए हैं, और उसके आगे आप इंप्रेशन जमा सकते हैं ऐसे कि येस आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि मैं फ्यूचर का IAS अधिकारी हूँ, अभी नहीं बना हूँ तो बन जाऊँगा, जल्दी बन जाऊँगा। अब आगे चलिए, ये देखिए, ये था वो रूल, फटाफट इसको पढ़ते हैं। क्या है ये, यस, इंडियन गवर्नमेंट थ्रू दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जिसकी मैंने बात की थी, फूड सेफ्टी, भोजन की सुरक्षा, एंड स्टैंडर्ड्स, जो उसके मापदंड हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उन सब को रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है भारत की, उसको कहा जाता है FSSAI। मैंडेट्स दैट ऑल रेस्टोरेंट्स, उसे ये मतलब एश्योर करती है, मैंडेट करती है, कंपलसरी करती है उनके लिए दैट ऑल रेस्टोरेंट्स मस्ट प्रोवाइड फ्री, फ्रेश एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल हो गया जो कैरी कर सके, पोर्टेबल हो गया जो पीने योग्य, पीने लायक पानी है, ड्रिंकिंग वाटर टू द कस्टमर्स। दे कैन नॉट फोर्स यू टू बाय बोटल्ड वाटर, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए वो बोलते कुछ नहीं, चुपचाप ला के टेबल पे रख देते हैं। आप उसको इसलिए यूज़ कर लेते हैं कि अगर मैं ये वाला रूल जाके बोलूँगा, सब लोग देख रहे हैं बैठ के, मेरी वाइफ, मेरी फियोंसे या कोई भी आपके साथ में है, तो मैं हाईलाइट होऊंगा और मैं एम्बैरेसिंग फील करूँगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से ऐसे फ्री में तो पानी देगा नहीं आपको, उसने पैसे बनाने हैं भाई जितने हो सके मैक्सिमम। और लॉजिक क्या होता है, देखिए हम इतने कम रेट्स पे फूड ये सर्व कर रहे हैं, हमें खर्चे भी निकालने हैं, सैलरीज भी हैं भाई। कोई भी ठीक ठाक चलने वाला कोई भी रेस्टोरेंट हो, उसके पास घर पे बढ़िया गाड़ी होती है, अच्छा खासा घर बना होता है, वो उसके एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बेचारा नहीं है, वो आपके आगे शो कर रहा है, बिकॉज बिजनेसमैन इज़ ऑलवेज वेरी स्मार्ट। वो बेचारा बन के दिखा कि भाई ये कंप्लेंट वाला बंदा है, तो पहले इसको ऐसे पैसिफाई कर लें, वैसे नहीं हुआ तो फिर कुछ और देखें, बट पैसा ना चला जाए, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये वो मतलब माइंडसेट होता है। देखिए, अब ये अकेली बिजनेसमैन की बात नहीं है, क्या वो बिजनेसमैन है तो जो खाना खाने जा रहा है वो भी तो कोई शॉपकीपर, कोई और तरह का बिजनेसमैन हो सकता है, कोई कपड़े की शॉप है किसी की, वो भी कस्टमर हो सकता है वहाँ पे, तो मेहनत का पैसा उनका भी है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे सबको पेंच होते हैं। अगर देखिए आप पानी इसलिए ले रहे हैं, या तो एक ये एम्बेरसमेंट से बचने के लिए, सेकंड थिंग कि पता नहीं यार वो कैसा पानी ला के देगा, कैसे झूठे ग्लास ला के देगा, वो हाइजेनिक भी है कि नहीं। जब मैं इतने पैसे खर्च रहा हूँ, 500, 700, 1000, 2000 का बिल बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें 30, 40, 50 रुपये ऐड हो गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट मेरे बच्चों के लिए सेफ वाटर है। इसलिए हम यही फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम वो परचेज़ कर लेते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप उसको कॉस्ट कैलकुलेट करके देखें, अगर आप महीने में 5-6 बार भी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो करीब करीब 2000 का साल में आप पानी पी जाएंगे, ठीक है। और वो मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो चॉइस है, गवर्नमेंट ने दी है भाई, आप टैक्स पे कर रहे हैं, उस टैक्स के थ्रू आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, इनको लाइसेंस मिला है भाई वो चीज़ें रन करने के लिए, ये टैक्स में अच्छा खासा पैसा सेव कर रहे हैं घुमा के। गवर्नमेंट बहुत सारी छूट देती है बिजनेस को एनहांस करने के लिए, उसको और अच्छे फ्लोरिश हो, लोगों को काम मिलेगा, तो इसलिए ऐसा मत फील करें आप। और उसके बाद क्या है, आगे सुनिए, एंड इफ़ दे रिफ्यूज़ यू कैन कंप्लेन ऑन FSSAI 1915 आप एंड फेसिंग पेनल्टीज़, मतलब उनको अच्छी खासी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इतने का पानी से पैसा उन्होंने कमाया नहीं होगा एक महीने में, जितना उनको पैसा पे करना पड़ जाएगा। और गाइडलाइंस ऑल्सो एम्फेसाइज क्लीन हैंडलिंग एरियाज प्रोहिबिटिंग स्पिटिंग और टोबैको, मतलब जो हैंडलिंग एरिया है जहाँ पानी को रखा जाए, स्टोर किया जाए, उसको हैंडल किया जाए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। पता लगे लेबर वहाँ पे थूक रही है, गुटखा खा के वहाँ पे फेंक रही है, ठीक है। एंश्योरिंग वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव कंटेमिनेंट्स रिक्वायरिंग हाइजीन एट ऑल स्टेजेस, किसी भी प्रकार का पानी वो दूषित नहीं होना चाहिए, वो क्लियर वाटर हो, पीने योग्य हो, फ्रेश हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें उनको इंश्योर करनी है। गाइडलाइंस क्या है, फ्री एंड पोर्टेबल वाटर, रेस्टोरेंट्स मस्ट ऑफर सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट नो कॉस्ट,
ये फ्री में उनको पे करना है। उसके बाद कस्टमर की चॉइस है। उसके बाद भी देखिए, आप पैसे वाले बंदे हैं और आपका चॉइस है, नहीं मुझे तो बोतल वाला ही पानी पीना है, तो आप पी सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। नो फोर्स परचेजेस, कोई फोर्स नहीं करेगा कि उठा के बोतल रख दी वहाँ पे, आपने पानी मांगा, पानी नहीं है जी यही है, आप बोलें क्या बोलना है यार, चिक चिक करनी पड़ेगी सारी इसके साथ, ये इतनी चिक चिक करेगा। और अगर कोई आ गया तो उसको लगता है कि ये बहुत चिक चिक वाला कस्टमर है। वो चिक चिक तो भाई, अगर इतना बड़ा रेस्टोरेंट रन करने वाला बंदा वो 30 रुपये नहीं छोड़ सकता है, तो अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा जाए वो 30 रुपये क्यों छोड़े? अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे भी हौसला मिले कि यस, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे थॉट्स के साथ मेरे भाई भी जुड़े हैं मेरे साथ। नो फोर्स परचेजेस, फोर्स नहीं कर सकता आपको बोटल्ड एंड अदर बेवरेजेस कोई भी। अब एक चीज़ और दिखा दूं, 2-4 पॉइंट्स और हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हाइजीन इन दी हैंडलिंग जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे क्लीन होना चाहिए। सारे जो मेजर्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो मेंटेन करें। वो स्पिटिंग करना, थूकना वहाँ पे टोबैको, जिससे किसी भी प्रकार की कंटेमिनेशन हो वो ना हो। वाटर क्वालिटी शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव पैथोजेंस एंड कंटेमिनेंट्स ऑफन थ्रू दी फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये देखिए, कोई भी जो कंटेमिनेंट्स, पैथोजेंस जो ब्रीक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ना पनपें, ठीक है। और प्रॉपर फिल्ट्रेशन के थ्रू पानी आना चाहिए, मतलब आरओ फिल्टर्स वहाँ पे लगे हों। तो जब आरओ फिल्टर का पानी मिलेगा तो फिर बोतल की तरफ क्यों जाएंगे आप। व्हाट टू डू इफ़ रिफ्यूज्ड, कॉल करें 1915 पे, फाइल करें कंप्लेंट, रिपोर्ट दी एस्टैब्लिशमेंट फॉर वायलेटिंग FSSAI रूल, कि भाई फलाना रेस्टोरेंट है, इतने बजे का टाइम है, ये मेरा बिल है, यहाँ पे मैंने ऐसे खाना खाया, आप वीडियो बना लें, फ़ोटो खींच लें, जो भी आप कर सकते हैं, और कंप्लेंट करें, प्रूफ पैदा करें अपने पास। पेनल्टीज़ क्या है, रेस्टोरेंट अगर वायलेट करते हैं इन रूल्स को, उन्हें फाइन्स फेस करने पड़ेंगे। तो ये गाइडलाइंस हैं सारी कंज्यूमर राइट्स के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएं मुझे। क्या रियल लाइफ में आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं इसके बाद कि यस, कि अब हमें भी लगता है कि हम कुछ बेहतर कर पाएंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे। अब देखिए, आगे था क्वेश्चन नंबर 113, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, जो एलियंस को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। एलियंस मतलब फॉरेनर, जो टूरिस्ट आ गए, घूमने आ गए, या यहाँ पे टेम्प्रेरी काम करने के लिए आए हैं, उनको वो राइट्स अवेलेबल नहीं हैं, बट इंडियंस को, जो सिटीजन्स हैं, उनको हैं। लेट्स सी कौन कौन से हैं। 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर। 3rd, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक हैं, उनको अधिकार हैं। 4th, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, कि आपकी ज़िंदगी को सेव करने का, आपकी आज़ादी को बचा के रखने का वो अधिकार है। ऑप्शंस 4 आपके सामने 5 हैं, 1 and 3 B, 1 and 4 C, 2 and 4 D, 2 and 3 E, none of the above, more of 1 than above। 60 से 62 बिहार PCS के बीच में 2 बार जब ये एग्ज़ाम हुआ है तब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ए इज़ आंसर, दैट इज़ 1 and 3। 1 and 3 कौन कौन सा था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉरनर्स भी अपनी बात को रख सकते हैं, आज़ादी है, लेकिन जो लिमिटेशंस गवर्नमेंट ने दे रखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि इंडिया की सॉवरेनिटी, अब इंडिया की अखंडता भंग ना हो, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसका सम्मान भंग ना हो, वो हर्ट ना हो। और 3 क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये दोनों राइट्स नहीं दिए गए। अच्छा, बोलने मैंने बोल दिया कि दिए गए हैं, ये दोनों नहीं दिए गए हैं एलियंस को, इंडियंस को हैं ये अवेलेबल। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि माइनॉरिटीज़ देखिए अल्पसंख्यक हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियंस हैं वो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में। अब कोई फॉरेन टूरिस्ट, जो कोई टूरिस्ट आया जैसे USA से, न्यूजीलैंड से, ये सारी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं मेनली, तो वहाँ से घूमने आए तो इंडिया में वो माइनॉरिटी हैं, बट उनको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा बिकॉज वो टूरिस्ट हैं, यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो माइनॉरिटीज़ वाले जो राइट्स हैं वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे जो टूरिस्ट घूमने आए हैं। आई होप ये कम समझ में आया आपको। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। ये नहीं है कि ये फॉरेनर है तो इसके ऊपर कानून मतलब तोड़ मरोड़ करके हम लगा देंगे, वो भी बराबर उसके ऊपर कानून मतलब लागू है। और ये अमेरिकन है, बहुत बड़ी कंट्री का है, ट्रम्प साहब नाराज़ हो जाएंगे तो इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दें, वैसा भी नहीं है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, भाई जान सबकी बराबर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो इंडियन है, सिटीजन है या टेम्प्रेरी वर्कर है, वॉट एवर। तो इसीलिए 1 and 3 नहीं है एलियंस के पास, 2 and 4 अवेलेबल हैं। ये लिस्ट भी मैं करवा दूंगा कि कौन से फॉरनर्स के पास अवेलेबल हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के पास अवेलेबल हैं। ये हैं दोस्तों आपके सामने। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर 114, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, वो क्या क्लेम नहीं कर सकता? अब फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
अब इंग्लैंड से कोई घूमने आया तो बताइए वो क्या क्लेम नहीं कर सकता, कौन सा राइट। सो दोस्तों, ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। एंड ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना है, नहीं तो बैक करके सुन लीजिए, इसका आंसर दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर सच में इन्फॉर्मेशन काम की मज़ेदार लग रही है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, दोस्तों से बांटें, शेयर करें और थोड़ा सा कमेंट्स अच्छे से करें, मुझे भी आपकी भागीदारी फील हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।